की सैलरी जो है वो डोनेट की है कम से कम। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने महीने की, हफ्ते की, 15 दिन की भी डोनेट की है। तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर रवि मलिक, अभी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एकदम से काम कर रही है, उसके बारे में आप, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपसे भी लोग पूछ रहे होंगे। डेफिनेटली बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे इल्यूजन्स है इस बीमारी में। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के लिए अगर हम अच्छे से, हमारे पास में नॉलेज है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस बीमारी में, बल्कि अपने परिजनों की जान तक बचा सकते हैं। बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज इज एवरीथिंग। तो मैंने देखा है कि अक्सर जो इतनी तरह की साइट्स खुल गई हैं जिसमें कि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में नहीं मिलती है। कोई कहते हैं कि शायद तुलसी के पानी से गरारे कर लो तो शायद काम हो जाएगा, कोई कहता है कि शायद आप फलानी दवाई ले लो तो उससे काम हो जाएगा। तो जिसे कहते हैं एक साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड टाइम टेस्टेड और साइंटिफिकली टेस्टेड ऑन पेशेंट्स का जो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान है या रोड मैप है, वो पेशेंट्स को नहीं मिल सकता। मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। आई डिड माय एमबीबीएस एमडी लॉन्ग टाइम बैक फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। कोविड से मेरा खास गहरा संबंध है। रीजन, एक तो मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूँ। मेरे अस्पताल में हमने मेरे ख्याल से 1,500-2,000 पेशेंट से ज्यादा कोविड के सीरियस पेशेंट्स वेंटिलेटर्स के ऊपर भी, ऑक्सीजन के ऊपर भी मेरी टीम ने ठीक करके भेजे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोविड से मेरा ये भी रिलेशन है, आई रन अ वैक्सीनेशन साइट ऑफ कोविड। तो मेरी जगह के ऊपर हम वैक्सीनेशन भी देते हैं। वी हैव गिवन थाउजेंड्स ऑफ वैक्सीन टू पीपल। तीसरा, मेरा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर बहुत ज्यादा मानना है, और इस पे मैंने काफी काम किया। और चौथा, कोविड की बीमारी मुझे खुद भी हो गई थी। मेरे को क्या, इंक्लूडिंग मेरे पूरे परिवार में, हम जितने डॉक्टर लोग हैं, मेरे परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं, वी ऑल सफर्ड फ्रॉम कोविड। सो कोविड को मैं एज पेशेंट की हैसियत से भी जानता हूँ, एज क्लिनिशियन की हैसियत से भी जानता हूँ, और एज हेल्थ केयर इंडिविजुअल की हैसियत से भी जानता हूँ, एज ए हॉस्पिटल ओनर भी जानता हूँ, और मैं आईएमए में नेशनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो उसके हिसाब से भी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो मैं कुछ सोचता हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से मैं अगर कुछ ज्ञान दे सकूं, that will be in fact very useful, and I will like to restrict myself to the crispy things which will be very very useful for your viewers. राइट सर, एक जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और ये मतलब प्लीज आप सही चीज बताइएगा सर, ये 2 वैक्सीन में से सही कौन सी है? देखिए ये सवाल मेरे से दिन में कम से कम 100 बार पूछा जाता है कि ये 2 वैक्सीन, 3 वैक्सीन। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, विश्व भर में 13 वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव होके आ गई हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, उनके डिफरेंट हैंडीकैप्स हैं, उनके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। जैसे कि फाइजर की वैक्सीन है तो उसका हैंडीकैप ये है कि उसको -70 डिग्री पे स्टोर करना चाहिए, तो ये उसकी एक दिक्कत है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन अच्छी है। तो ये सारी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज नथिंग टू चूज बिटवीन एनी 3 ऑफ द वैक्सीन्स व्हिच आर अवेलेबल इन इंडिया, चाहे वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है या स्पुतनिक है। उसकी वजह बताता हूँ। जब भी हम वैक्सीन को अप्रूव करते हैं तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो कि जानवरों पे होते हैं। उसके बाद फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर इसका पूरा डॉक्यूमेंट साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, और फिर इस वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है। तो वैक्सीन जिसको भी मंजूरी मिल गई है, आप ये समझ लो कि वो परिपक्व है, परिपूर्ण वैक्सीन है, एंड दैट इज अ गुड वैक्सीन। यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। मेरे से अगर आज चूज किया जाए कौन सी वैक्सीन लेनी है, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जो मेरे हाथ में है मैं उसको ले लूंगा। सो देयर इज Manish sir and Dr. Ravi sir, there are, so जैसा कि अभिलाष तुमने पूछा कि there are actually some applicable tips, there are actually certain things जो हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये सारे व्यूअर्स सबके लिए है कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी इतनी, मतलब डॉक्टर रवि सर विल शेयर इट नाउ दैट एक्चुअली 60% ऑफ डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड। सो ओवर टू यू मनीष सर, यू एंड रवि सर कैन हैव दैट स्मॉल कॉन्वर्सेशन, एंड प्लीज हम लोग को बताइए कि किस तरह की वो 5-6 चीजों को हम ख्याल रखें फ्रॉम अ पर्सन जिसको नहीं हुआ है, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, टू अ पर्सन जिसको थोड़ा सा फीवर हुआ है, तुरंत इलाज कराने से लेके अगर एक्सट्रीम होता है तो वो पूरी जर्नी में हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए सर। ओवर टू यू। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि जब इनिशियली ये सिम्टम्स दिखते हैं तो बहुत डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 5-6 दिन तक आप मॉनिटर करिए उसको, हो सकता है वायरल भी हो। बट सर ऐसा नहीं होता कि 5-6 दिन अगर आप वेट करो तो वो सिचुएशन और खराब हो जाए?
तो आई थिंक वो सारी चीजें मुझे लग रहा है राइट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन जिसको बीमारी नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक कहीं भी नहीं जा रही है सर, आई थिंक ये 10 साल रहने वाली है. सो देयर आर सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस व्हिच आई थिंक सो ही विल टेक अस थ्रू. एक नॉर्मल फैमिली जिसमें वायरस नहीं हुआ है उनको भी क्या करना चाहिए से लेकर एक एक्सट्रीम केसेस में वो क्या टिप्स हैं सर. तो मनीष, आई थिंक यू कैन डू अ कॉन्वर्सेशन विद रवि सर, एंड हम सारे व्यूअर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सर रवि सर, मैं आपको डॉक्टर रवि मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी एक व्यक्ति को घर में कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो उन्हें हम कहते हैं कि उनको जो है अलग रखा जाए, आइसोलेट करके रखा जाए, बिकॉज वायरस कम्युनिकेबल है. लेकिन सर यदि अब हम जानते हैं कि सर हमारे पूरे देश में बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पे एक ही कमरे में 2 से 4 लोग रहते हैं, पूरा परिवार एक छोटे से जगह पे रहता है. इन केसेस में सर कैसे जो है कि प्रिवेंशन किया जा सकता है, कैसे उस क्वारंटीन के माहौल को भी कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या टिप्स हैं सर? देखिए मनीष, मैं इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लेट मी नेविगेट थ्रू, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी जो है वो क्रिस्पी मैसेजेस मिले जो कि उनके लिए यूजफुल हो. तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल जस्ट नेविगेट यू थ्रू दिस थिंग. नंबर 1, आपके घर में किसी को खांसी हुई, जुकाम हुआ, थोड़ा सा फीवर हुआ, आप अपने बगल की एपिडेमियोलॉजी देखिए, अपने लोकल एरिया की एपिडेमियोलॉजी देखिए. जैसे दिल्ली की बात करें, इस वक्त 33 से 34% पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि 100 लोगों को टेस्ट करेंगे तो 34 का कोरोना पॉजिटिव आएगा. इट मींस देयर इज हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन. अगर दिल्ली में किसी व्यक्ति को फीवर हो रहा है या कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको आइडियली टेस्ट करना चाहिए. सपोजिंगली वही व्यक्ति दिल्ली की जगह गुवाहाटी में बैठा है, कोई ऐसी जगह पर बैठा है जहां एपिडेमियोलॉजी में नहीं है, शायद 1% पॉजिटिविटी है, तो उसको थोड़ी आइसोलेशन करके, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, हो सकता है उसको टेस्ट कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. सो इट ऑल डिपेंड्स आपकी लोकल एपिडेमियोलॉजी क्या चल रही है. तो एनीवे, लेट मी नाउ नेविगेट यू थ्रू दिस थिंग. अगर एक व्यक्ति, बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं, एक व्यक्ति को खांसी जुकाम और फीवर हो रहा है, उसको कोरोना लग रहा है, आप अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए. आपको कोई तब तक आप तड़फते रहेंगे पॉजिटिव है नहीं है. यू जस्ट गेट योर रैट डन, रैपिड एंटीजन टेस्ट. रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या है, 100 में से 50% 20 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी. मेरे इधर रैपिड एंटीजन होता है, 25 मिनट में रिपोर्ट हाथ में दे देते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं है. नाउ द हैंडीकैप ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट इज कि 100 कोरोना के पेशेंट्स में से 50 को पकड़ेगा, 50 को नहीं पकड़ेगा. जिसको पकड़ लिया उसको आरटीपीसीआर नहीं कराना, उसको कोरोना डिक्लेयर हो गया, वो अपना एक अलग रास्ता ले ले, ही हैज बीन डायग्नोस्ड एज कोरोना. तो यहाँ पर जो हमारे हेल्थ केयर में जो हम रोजमर्रा जो परेशानी आती है वो ये है, पहले रैपिड एंटीजन कराया, फिर आरटीपीसीआर कराया, वो पॉजिटिव आया, वो नेगेटिव आया, फिर कुछ और कराया, फिर सीटी स्कैन कराया. So it is crystal clear. First step, you get rapid antigen tested. If it is positive, your diagnostic problem is solved, you move ahead. If it is negative and your symptoms are persisting and they are strongly suspicious of this thing, then you get the RT-PCR done. RT-PCR positive आ गया, आपकी problem solve होगी. अगर वो भी negative आ गया, then it might be plain viral fever और उसको आप observe कर सकते हैं. ये कोविड होने की संभावना काफी कम है. लेकिन सेइंग दैट, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, ऐसा भी होता है रैट भी नेगेटिव आया, आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी कोविड हो सकता है. रीजन क्या है, रैट में 50% पकड़े जाते हैं, आरटीपीसीआर में 75% पकड़े जाते हैं, लेकिन 25% फिर भी शायद नहीं पकड़े जाते. तो बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है. तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आप रैट कराइए, आधे घंटे में डायग्नोसिस बनाइए. आधा घंटा इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस वक्त अपने आप को आइसोलेट कर दें. 3 दिन के बाद अगर रिपोर्ट आएगी, 2 दिन के बाद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आएगी, आप फैलाते रहोगे इन्फेक्शन को. सो दिस इज वेरी क्लियर. दिस इज वन मैसेज विच आई वांट टू गिव. सेकंड, अब जब आप पॉजिटिव हो गए, आप आइसोलेट हो जाइए. यू आइसोलेट योरसेल्फ इन वन रूम. अगर आपके घर में 12 प्राणी है, 11 एक कमरे में रहेंगे, आप अपना अलग से एक अलग कमरे में रहेंगे. यू विल आइसोलेट योरसेल्फ. आइसोलेट होने के साथ में आप अपना मास्क भी लगा के रखिए. जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो यह, आइसोलेशन के बाद मास्क लगाइए. आपके घर के जो 12 व्यक्ति हैं उनमें से केवल एक डेजिग्नेट होगा जो आपसे डील करेगा. 11 आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, आपसे डील भी नहीं करेंगे. सिर्फ एक ही डेजिग्नेटेड व्यक्ति होगा जो आपसे डील करेगा, और वो भी टेलीफोनिकली डील करेगा. और वो क्या करेगा,
आपका खाना है, बाहर स्टूल पड़ा हुआ है, नॉक करेगा, खाना रखेगा, चला जाएगा, उसके जाने के बाद आप खाना उठाएंगे और उसको ट्रैश में फेंक देंगे, डिस्पोजेबल उसमें खाना लाएगा, आप उसमें फेंक देंगे, सो दैट यू हैव नो कॉन्टैक्ट विद एनीबॉडी हु इज आउटसाइड। अब अगला सवाल आता है कि इस तरह का आदमी कब तक आइसोलेटेड रहेगा। तीसरा सवाल आता है, इस व्यक्ति को हमें केवल 14 दिन तक आइसोलेट करना है। 14 दिन के बाद में ही कैन इंटरमिंगल विद द फैमिली मेंबर्स, देयर इज नो नीड टू गेट एनी अदर टेस्ट डन। ये मैं आपको बिल्कुल क्रिस्पी चीजें बता रहा हूं जो कि आपको बहुत मदद करेंगी, नहीं तो अक्सर हम लोग जो है इसी कंफ्यूजन में ही लगे रहते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी वेरी क्रिस्पी थिंग। सो दिस इज नंबर 3। लेट अस कम ऑन टू द फोर्थ थिंग। 2 तरह के पेशेंट्स को आपको सेगमेंट करना पड़ेगा। एक जो घर में ट्रीटमेंट लेंगे, दे आर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, और दूसरे जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा जो थोड़े सीरियस हैं। यही डिस्टिंक्शन इनकी करना इज द मेन नॉलेज। यहीं पर ही आप मरीज की मौत बचा सकते हैं और यहीं पर ही आप हमारी रिसोर्सेज भी बचा सकते हैं। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब इनको सेगमेंट कैसे करें? 90% व्यक्ति तो वो हैं जिनको अस्पताल की शक्ल भी देखने की जरूरत नहीं, जिन्हें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हु आर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक। उनको एक अलग सेगमेंट में रख के हम उनको घर में आइसोलेशन में रखेंगे। अब घर वाला पेशेंट क्या करेगा? वो सिर्फ वॉच करेगा। मैं मॉडरेट डिजीज में तो नहीं जा रहा। डिजीज 3 तरह की है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वाला घर पे रहेगा, मॉडरेट वाला काफी मरीजों को हमें एडमिट करना पड़ता है, सीवियर वाला तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अपने आप देखेंगे आईसीयू कहां पर रखना है उसे। आप माइल्ड और मॉडरेट पे कंसंट्रेट कीजिए। माइल्ड पेशेंट जो घर में ट्रीटमेंट ले रहा है उसको कुछ नहीं कराना। आई एम अगेन टेलिंग यू, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज, और इधर उधर भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कराइए। जब आपका पॉजिटिव टेस्ट आ गया, आप आराम से घर में बैठिए। आप 3-4 चीजें करिए। सबसे पहले असेस योर फिजिकल स्टेटस। आप बहुत मोटे तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं, आपको हार्ट डिजीज तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आप 55 साल से ऊपर तो नहीं है। अगर आपको इन सब कोमॉर्बिड्स हैं तो यू आर इन द हाई रिस्क ऑफ द होम आइसोलेटेड। उसमें आप थोड़े और जागरूक रहें। अव्वल ये है कि माइल्ड केसेस जो घर में रह रहे हैं उनको भी बड़ी आसान सी हिदायत है। वो अपने आप को आइसोलेट करके रह जाएंगे, अपने डाइट में खास ध्यान रखेंगे, खूब पानी पिएंगे, फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, अपनी SpO2 देखते रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा देखते रहेंगे। 94 से नीचे आते ही मेडिकल प्रोफेशनल से डील करेंगे, से बात करेंगे, और अपना टेम्परेचर देखते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करना, ना कोई टेस्ट कराना है, ना कुछ करना है। अब ये जो माइल्ड केसेस हैं 90% बिना पैनिक के घर में ठीक हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनको मैं एक हिदायत देना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 चीजें अगर आपको कभी भी लगे, यू जस्ट रन टू द हॉस्पिटल। नंबर 1, आपका SpO2 कम आने लग जाए, 93, 92 या 90 से कम आने लग जाए। नंबर 2, अगर आपके छाती में बहुत कंजेशन लग रही है, दर्द लग रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है। नंबर 3, अगर आपके होंठ या नेल्स जो है वो नीले पड़ने लग जाए। नंबर 4, जब लगे कि आपको थोड़ी गफलत हो रही है, खुमारी हो रही है, ड्राउजीनेस आ रही है, ये चौथी स्टेज है। और नंबर 5, अगर आपका फीवर 7 दिन के बाद भी हाई ग्रेड आ रहा है, ये अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल का रुख कीजिए, ताकि समय रहते हम लोग आपका इलाज कर दें और आपकी जान को बचा लें। तो ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस है जो कि मैंने आपको बताई। ये माइल्ड केसेस का हो गया। अब मॉडरेट केस के ऊपर आएंगे। मॉडरेट केस इज वेरी सिंपल। मॉडरेट केस के अंदर क्या है कि आपकी बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई है, उसके अंदर आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा, आपके ब्लड टेस्ट कराएगा, हो सकता है आपका CT स्कैन कराए। मॉडरेट पहचानें कैसे? मॉडरेट पहचानेंगे अगर हाई ग्रेड फीवर आपका 5वें, 6वें, 7वें दिन के बाद भी आ रहा है। दूसरा, आपकी ऑक्सीजन डाउन जा रही है। मॉडरेट में 92, 94 आ गई तो दैट इज अ मॉडरेट केस। इफ इट इज लेस देन 90 देन इट इज अ सीवियर केस। आप मॉडरेट केस में आ गए। मॉडरेट केस में ट्रीटमेंट मोडालिटीज विल चेंज। मॉडरेट केस में फिर हम जो है आपकी ट्रीटमेंट चेंज करेंगे। माइल्ड केस में मैंने आपको कहा कोई टेस्ट नहीं कराना, ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल सी हम लोग माइल्ड केस में देते हैं। आप डॉक्टर से अपना पूछ सकते हैं। जो एम्स की प्रोटोकॉल आई है जिसमें हम आइवरमेक्टिन की दवाई देते हैं, एक माइल्ड सी एंटीबायोटिक देते हैं और विटामिन देते हैं, कुछ नहीं आपने करना। फिर आप मॉडरेट में आ गए तो आप सबसे पहले अपना सेक्शन डिसाइड कीजिए। अगर आप माइल्ड में हैं तो माइल्ड के हिसाब से बिहेव करिए, सीवियर के हिसाब से बिहेव ना करिए। अक्सर होता ही है जो माइल्ड में पेशेंट बैठा हुआ है वो सीवियर के इलाज करना शुरू कर देता है, CT स्कैन करना शुरू कर देता है, ब्लड टेस्ट करना शुरू कर देता है, खुद ही डॉक्टर बन जाता है, गूगल डॉक्टर की मदद लेता है और प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट करता जाता है।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको एक थोड़ी सी एक जर्नी बताई है हल्की सी, उसके बाद भी आई विल कीप ऑन टेलिंग यू जो भी आप मेरे से पूछेंगे, लेकिन ये एक बेसिक अप्रोच है जिससे कि आप अपने परिजन की जान बचा सकते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर लोड भी नहीं डालेंगे अननेसेसरी, और आपको वार्निंग साइंस भी बता दिए जिससे कि समय रहते आप अस्पताल में जाके दिक्कत कहाँ आती है। मेरे पास में डेली मेरे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में 5-6 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका SpO2 40 हो गया, SpO2 30 हो गया, सांस नहीं ले पा रहे हैं, होंठ नीले पड़े हुए हैं, हाई ग्रेड फीवर से आ रहे हैं। इस स्टेज में हम डॉक्टर्स के लिए भी बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उनको ये गाइडलाइंस पता हो जो मैंने गाइडलाइंस बताई हैं, तो फिर हम उस हालत में पेशेंट को रिसीव नहीं करेंगे। और इसमें एक चीज और बता दूं, हमारे पास बहुत सक्षम इलाज है कोरोना के। ये गलत धारणा है कि कोरोना का इलाज नहीं हो सकता। माना कि कोरोना के लिए डायरेक्ट एंटीवायरल नहीं है जो वायरस को मारे, लेकिन हमारे पास बड़े सक्षम इलाज हैं जिसमें कि कोरोना के पेशेंट्स को अभी हम लोगों ने 30-30 लीटर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वेंटिलेटर्स पे डालने के बाद भी बहुत से पेशेंट्स निकाले हैं। लेकिन मॉडरेट केस में तो हमारे पास बहुत अच्छे इलाज हैं। We give steroids, we have IL-6 inhibitors की भी मेडिसिन्स कुछ आती हैं, उसके बाद प्लाज्मा भी, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वी आर हेल्पलेस। आप समय रहते हमारे पास आइए, हम दिखाएंगे कि कोरोना आपकी मौत नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो आई थिंक ये बहुत, आई थिंक आपने जिस तरह बताया कि इट इज इम्पोर्टेंट समरी बीइंग कि हमें कुछ भी खांसी या बुखार या कुछ भी हो तो हमें बहुत जल्दी उसे डिटेक्ट करना चाहिए, उसे स्टडी करना चाहिए, फिर उसे इस 3 केसेस में डिवाइड करना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, एंड डिपेंडिंग ऑन विच केस यू आर आई थिंक आपको एक्शन लेना चाहिए। एक चीज जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल हमारे वन ऑफ द गेस्ट ने पूछा है, सुनीता राजवर मैम, शी इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस। उन्होंने कहा कि कई बार घरों में ये होता है कि लोग 5-6 दिन नजरअंदाज करते हैं अगर हल्की खांसी या हल्का बुखार आता है। और उस समय पे जब आई थिंक, क्योंकि आजकल सर ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि टेस्ट के रिजल्ट आने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं, तो डे 0 पे अगर हमें बुखार और खांसी लगी 99 टाइप्स की या फिर कुछ, तो हम जो 4 दिन जो हम टेस्ट में वेट करते हैं, अगर रैपिड ना हो पाए, क्योंकि कई सारे छोटे शहरों में सर रैपिड नहीं हो पा रहा है, तो उस 4 दिन के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जब तक हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा ये माइल्ड है या कोरोना है या नहीं है? इसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। आप दूर दराज के ऐसे इलाके में हैं जहां पर कि आपके पास टेस्ट उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करिए कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए एंड प्रिज्यूम दैट यू हैव कोरोना। यू प्रिज्यूम इट दैट यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद कोरोना, क्योंकि अगर आपके पास में टेस्ट, हाँ, तो आप प्रिज्यूम कीजिए, आप मान के चलिए कि आपको कोरोना, आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, डबल मास्क पहन लीजिए। इन द मीन टाइम अगर कोई हेल्प मिलती है और आपका टेस्ट होता है कराइए, नहीं तो यू प्रिज्यूम योरसेल्फ टू बी सफरिंग फ्रॉम कोरोना और आप अपने आप को आइसोलेट। देखिए आइसोलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, और आइसोलेशन में जो है आपको अपना अपना खाना पीना लेते रहिए, आइसोलेट रखिए, और कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम वर्सन होते हैं, फिर चाहे आप दूर दराज के इलाके में या कहां पर भी, आप इमीडिएटली डॉक्टर की शरण में जाइए और अपने टेस्ट कराइए। ठीक है सर। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, आई थिंक न्यू ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया अभी है न्यू ने। सर बहुत सारे हैं, वैक्सीनेशन और प्रेगनेंसी और पीरियड्स को लेकर के कुछ मिथ है, सो आई थिंक अगर आप उस पर थोड़ा सा बता सकें कि whether it is true that okay you can or cannot take vaccine during pregnancy or periods, is there any truth? Please elaborate sir, so that they will get some देखिए वैक्सीनेशन के बारे में मैं ऐसा आपको क्लियर कर दूंगा, केवल 5 व्यक्तियों को हम वैक्सीन नहीं देते, वी कैन गिव वैक्सीन टू एवरीबॉडी। नंबर 1, अगर आपको फर्स्ट वैक्सीन से सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। नंबर 2, उसका मतलब क्या होता है सर, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन का मतलब? यानी अगर फर्स्ट इंजेक्शन में आपको जबरदस्त एलर्जिक रिएक्शन हुई है, यानी कि आपको रैशेस आ गए हैं, इट इज रेयर, इट इज वेरी रेयर। और मैंने बताया ना, हमने हजारों को वैक्सीन दिया, आज तक कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन रिएक्शन में होता है कि अगर आपको एकदम से दाने आ गए शरीर पे और आपका हार्ट रेट बढ़ गया और ये हो गया, तो फिर हम आपको सेकेंड डोज नहीं देंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में आपको वैक्सीन नहीं देंगे हम। नंबर 3, लेस देन 18 ईयर्स के हैं तो हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। नंबर 4, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां अगर आप उसके ऊपर चल रहे हैं तो भी हम आपको वैक्सीन बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और नंबर 5 जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ये है कि आप जो भी आपकी बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, ये है, वो है, अब वैक्सीन सेंटर के ऊपर व्यक्ति बैठा होता है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं।
लेकिन इन सब बीमारियों में आप वैक्सीनेशन दे सकते हैं। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गिविंग वैक्सीन टू दीज पीपल। तो आपको केवल ये 4-5 इंडिकेशंस का ध्यान रखना है। अब आपको माहवारी आ रही है या नहीं आ रही है, आपको थायराइड है या नहीं है, आपको बीपी है या नहीं है, आपको अस्थमा है या नहीं है, सारे सवालों के मैंने एक ही बार में जवाब दे दिए। यू गो एंड गेट द वैक्सीनेशन डन। केवल और केवल इन स्थिति में जो है वो आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, अदरवाइज यू गो एंड। अभिलाष भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं डॉक्टर मलिक से पूछना चाहूंगा एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूछना चाहूंगा, बिकॉज हम कोविड रिसोर्सेज से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास लोगों का बहुत सारे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे टैग आता है, वेबसाइट पे भी क्वेरीज, चैटबॉट पे क्वेरीज आती हैं कि रेमडेसिविर ये नया नाम हमने इस साल सुना। लास्ट ईयर मुझे तो नहीं पता था, आई एम नॉट श्योर यदि वो नाम पॉपुलर था नहीं था। और बाकी के कुछ इंजेक्शन है, 2C है, और बाकी के बहुत सारे मेडिकेशंस के नाम है। और सर, दुख की बात यह है कि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त, पढ़े लिखे दोस्त, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि यार कोई लीड दे दे, रेमडेसिविर 4 खरीद के रख लेता हूँ। और बाहर मार्केट में भी जो है कि आई डोंट नो इस दवाई का एक्चुअल कॉस्ट क्या है। मुझे मनीष, we'll have to do it quickly क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसके ऑलरेडी जो स्पीकर्स हैं वो वेट कर रहे हैं। So I just quickly want to ask Dr. Malik कि सर, ये जो दवाइयां हैं ये कब यूज होती हैं और किसको खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए और कैसे खरीदनी चाहिए? आप मैं केवल 2 मिनट आपके 1.5 मिनट ही लूंगा बिकॉज यू आर इन हरी। मैं पहली चीज बताऊंगा, रेमडेसिविर इज अ वीक ड्रग। रेमडेसिविर केवल पेशेंट को तभी मिलेगी जब उसकी ऑक्सीजन डाउन हो रही है और वो एडमिटेड है। रेमडेसिविर किसी पेशेंट को नहीं मिलेगी जिसकी ऑक्सीजन डाउन नहीं हो रही है। लोग ब्लैक मार्केटिंग में खरीद के बड़े कॉस्टली इंजेक्शन लाते हैं गरीब लोग, और मुझे बड़ा तरस आता है। दिस इज रॉन्ग, इट इज एथिकली रॉन्ग। और अगर आप ला रहे हैं तो आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं पैसे का, आप उस व्यक्ति का भी नुकसान कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन की अपनी वो मेंटेन करके बैठा है। नंबर 2, सीटी स्कैन कोई नहीं कराएगा जब तक 6वां-7वां दिन नहीं आता है। सीटी स्कैन शुरुआत में, सीटी स्कैन कराने से 300 एक्सरेज का एक्सपोजर होता है। सीटी स्कैन केवल डॉक्टर की हिदायत पे किया जाएगा और जनरली 6वें, 7वें, 8वें दिन पे किया जाएगा। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताऊंगा, वैक्सीन लगवा लीजिए। 70 से 75% तो आपको बीमारी नहीं होगी, बच जाएंगे। 25% बीमारी होगी तो आप सीरियस नहीं होंगे, मौत नहीं होगी। एक एलिमेंट चल रहा है PVOC, पोस्ट वैक्सीनेशन ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम। लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेके ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम आ गया कि मैं जो है पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, अब ये वैक्सीन आ गई तो मेरा वो हो जाएगा। पहली डोज लेते ही मास्क वास्क सब फेंक देते हैं। मास्क कहीं नहीं जाने वाला 1.5 साल तक। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड ओनली 70 to 75%। 25% यू कैन स्टिल गेट इट एंड यू विल हैव टू वियर द मास्क। तो ये मैं कुछ चीजें बताया ना। आई एंजॉयड योर प्रोग्राम, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस।